बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के अपने यूट्यूब सेशन में हम समझेंगे प्रियम्बल। क्या होता है प्रियम्बल और इनके कीवर्ड्स क्या-क्या हैं? हर एक कीवर्ड्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। प्यारे बच्चों, आपको ये इमेजेस दिख रही होंगी। ये है प्रियम्बल, है ना? और ये भी प्रियम्बल है। और जब ये प्रियम्बल है, तो ये जो प्रियम्बल है इन दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अभी तो आप एकदम से नहीं कर पा रहे हो, मैं पहले से ही बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे सोवरेन और उसके बाद में फिर आ जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जबकि आप यहाँ सोवरेन के बाद सोशलिस्ट लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है। इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो जाता है जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। इसके बाद आप यहाँ लिखा देखेंगे हियर बाई अडॉप्ट ये फ्रेटर्निटी एस्योरिंग द डिग्निटी। और आप यहाँ पर लिखा देखेंगे फ्रेटर्निटी एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यहाँ देखेंगे यूनिटी ऑफ द नेशन और यहाँ पे देखेंगे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, है ना? तो करंट में कौन सी प्रियम्बल चल रही है? तो मैंने कहा करंट में ये वाली प्रियम्बल चल रही है। फिर सर इसका मतलब क्या हुआ? तो मैंने कहा देखो, जब संविधान बना हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब ये प्रियम्बल थी। ठीक है ना? क्या होती है प्रियम्बल आगे चल के डिस्कस करेंगे, फिलहाल में समझो। लेकिन जैसा कि पिछली वीडियो हमने समझा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि हमने जरूरतों के हिसाब से, समय के हिसाब से जैसी हमारी जरूरतें रहीं, तो हमने जरूरतों के हिसाब से अपने नीड्स के हिसाब से हमने उनको क्या किया, चेंजेस कर दिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और उन्हीं चेंजेस का ये परिणाम है कि पहले सोशलिस्ट नहीं था, फिर बाद में इसमें कीवर्ड जोड़ा गया। क्या होता है सोशलिस्ट और क्या होता है इसका मतलब, धीरे धीरे करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन की क्या होती है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान। आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक ऑफ अ कंट्री, कि किसी भी देश के क्या आइडियल्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना? वो देश अचीव क्या करना चाह रहा है, ये सब किसमें लिखा रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो ये बताता है कि देश के गोल्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये किसी देश के किन्हीं गोल्स को सिर्फ एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता है। सपोज मान लीजिए आज मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ देश का, ठीक है? हो सकता है मैं कुछ अलग तरीके के गोल्स अचीव करवाना चाहता हूँ, लेकिन आने वाली जनरेशंस के जो भी लीडर्स होंगे, वो किसी अदर तरीके के गोल्स उनके होंगे। तो ये कहने का मतलब है कि इसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब समझ रहे हैं कि किसी देश के गोल्स नहीं है, ये फिर पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करेंगी। इन सब चीजों से बचने के लिए हर देश की अपनी एक रूल बुक होती है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है वो है प्रियम्बल। जैसे अगर मैं किसी बुक को पढ़ना चाहता हूँ, समरी उसकी देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसकी समरी, कोई भी एक चैप्टर है, अब चैप्टर मान लो बहुत बड़ा है, चैप्टर 1 बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा? उसकी समरी पढ़ लूँगा, है ना? समरी से हमें इतना पता चल जाएगा कि वो चैप्टर हमें समझाना क्या चाहता है। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि प्रियम्बल सर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, तो बिल्कुल गलत नहीं है। प्रियम्बल पढ़ने के बाद हमें इतना पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के गोल्स क्या-क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ क्या-क्या हैं। आ रही बात समझ में? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि सर प्रियम्बल जो है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। तो प्रियम्बल जो है वो हमारे देश की क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन है, ठीक है? इट एक्सप्लेन्स, यह हमें समझाती है कि हमारा संविधान किसने बनाया? कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारा संविधान बनाया और क्यों बनाया और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, है ना? इसके उद्देश्य क्या थे? इट रिफ्लेक्ट्स द फिलॉसफी, वैल्यूज एंड गोल्स ऑफ द इंडियन इंडियन नेशन, और हमारे देश के गोल्स, वैल्यूज और फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो, सबसे पहले ये जो प्रियम्बल है लेटेस्ट, हम इसी इसी को समझेंगे। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक है? सबसे पहले लिखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि हम भारत के लोग। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। हम भारत के लोगों का मतलब संविधान से ये है कि क्या हम उस समय थे? तो सबका जवाब है कि सर उस समय हम नहीं थे जब संविधान बना गया था। तो फिर हम कैसे इस चीज़ को एडॉप्ट कर लें कि जो संविधान हमने बनाया नहीं, तो उसे हम कैसे अडॉप्ट करें? तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत ध्यान रखा है इस चीज़ का कि ये संविधान जो बनाया गया है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा या उस समय के लोगों के द्वारा नहीं, एक किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, ना एक ग्रुप के द्वारा। ये उस समय की भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है जो इलेक्ट होके पहुँची थी और जिसने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की थी। वो तो बात समझ में आई कि नहीं आई?
है ना? तो क्या मतलब हुआ कि उस समय की भारत की जनता ने बनाया था जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, है ना? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि ये संविधान किसने बनाया? हम भारत के लोगों ने बनाया, किसी और आउटसाइडर ने नहीं बनाया। तो जब हम भारत के लोगों ने बनाया, इससे हमें क्या लगता है, ये एक यूनिटी की फीलिंग आती है, कॉमननेस की फीलिंग आती है ना? कि ये चीज़ें किसने बनाई? हमारे लोगों ने बनाई है, ठीक है? तो वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया देमसेल्फ मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने का मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया से है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो किसने बनाया है? भारत के लोगों ने, ठीक है? ना किसी राजा ने बनाया है, ना किसी शासक ने, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है? कि चूँकि ये हम कॉलोनी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। तो किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन? हम लोगों ने बनाया। जैसे जस्ट लाइक अ स्कूल्स स्टूडेंट मेक देयर ओन रूल, जैसे आप लोग अपने-अपने नोटबुक बनाते होंगे, है ना? तो ऐसे ही हर भारत के नागरिक ने अपना संविधान बनाया है ना। अब वो क्या बनाया? इनडायरेक्टली बनाया, लीडर्स को इलेक्ट करके, ठीक है? चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सोवरेनिटी को दिखाता है, यह दिखाता है कि ये जो संविधान है, ये जो शक्ति है, वो किसकी है? भारत के लोगों की है। ये वी द पीपल एज़ सोर्सेस हम बाद में समझेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना, इंस्पायर होके, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया से भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, तो पर ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स करके, है ना? इससे ये पता चलता है कि जो जनता की जो सरकार की जो ताकत है, या जो सरकार बनी है, गवर्नमेंट बनी है, वो कहाँ से बनती है? लोगों से, है ना? ना कि किसी एक स्पेशल इंडिविजुअल के द्वारा। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ से इंस्पायर्ड है? अमेरिका से इंस्पायर्ड है। आगे देखते हैं। तो अब आपने वी द पीपल ऑफ इंडिया समझ में आ गया होगा। आगे है हैविंग सोलेमनली रिज़ॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूएंट इन इंडिया इनटू अ, तो समझो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है बहुत कैजुअली नहीं बनाया है, हमने बहुत सीरियस होके बनाया है। ठीक है? हमने बहुत सीरियस होके बनाया है, हमने बहुत सारी वैल्यूज़ को इम्पार्ट किया है। ठीक है? इट शोज़ अवर कमिटमेंट, है ना, टू दीज़ प्रिंसिपल्स, तो ये हमारा क्या कमिटमेंट दिखाता है। अब अगला है कि कॉन्स्टिट्यूएंट इंडियन टू है सोवरेन, है ना? ये जो कीवर्ड है इसको समझना है। तो सोवरेन का मतलब होता है हिंदी में संप्रभु। क्या मतलब होता है? संप्रभु। संप्रभु का मतलब ये होता है कि हम किसी के भी गुलाम नहीं हैं, या हम किसी के भी अंडर में नहीं हैं। हम किसी के भी अंडर में नहीं होने का मतलब क्या है? कि बिफोर 1947 हम किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटिश की। तो हम अपने कोई भी डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले ही नहीं पा रहे थे। हम ना अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर पा रहे थे, ना हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करवा पा रहे थे। है ना? लेकिन जब हमें आज़ादी मिली 1947 के बाद, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 1946 में ही बनना शुरू हो गया था। तो हमारी आइडियल्स हैं कि अब हम कैसे होंगे? सोवरेन होंगे, हम किसी भी देश के गुलाम नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? भारत फ्री है, इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस को बनाने में, अपने कानूनों को बनाने में, और कोई भी देश हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है? हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, हमें जिस तरीके का कानून बनाना होगा, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम बनाएँगे। ना कि हम किसी देश से इम्पैक्ट हो गए या अफेक्टेड होके कि इस देश ने मना किया तो हम कानून नहीं बना सकते। अगर वो कानून हमारे देश की ज़रूरत है, हम उसको डेफ़िनेटली बनाएँगे। कोई देश हमें रोक नहीं सकता इस चीज़ में, ठीक है? जैसे आप अपने बॉस हैं, है ना? आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। आप ही खुद हैं जो आप अपने आप को बताएँ कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है? तो वो क्या होती है? सोवरेन। तो ये हमें क्या दिखाती है? कंप्लीट फ्रीडम दिखाती है। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीट फ्रीडम। ऑब्वियसली सोवरेन का मतलब आप सीधी एक टर्म से समझो कि इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीट फ्रीडम, कि हम पूर्ण आज़ाद हैं। हम पूर्ण आज़ाद हैं अपने कानूनों को बनाने को लेकर, हम अपने इंटरनल मैटर्स को और एक्सटर्नल मैटर्स को लेकर कैसे हैं? कंप्लीटली फ्री हैं। है ना? तो ये क्या है हमारी? ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वी आर सोवरेन। आई होप आपको सोवरेन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब अगला है सोशलिस्ट, है ना? सोवरेन के बाद कौन-सा कीवर्ड आता है हमारा? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। क्या मतलब होता है बेटा? समाजवादी। अब ये सोशलिस्ट शब्द का मतलब समझ में नहीं आया तो सबसे पहले समझो ये इकोनॉमी के टाइप हैं। इकोनॉमी के टाइप होने का मतलब ये है कि देखो 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट, एक होती है कम्युनिस्ट, है ना? कम्युनिज़्म बोलते हैं जिसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सरकार जो है सबके लिए काम करेगी। सबके लिए काम करने का मतलब क्या है? कि हर एक समाज में कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग उससे थोड़े से मिडल सेक्शन में होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही गरीब होते हैं। तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट होगी, वो अमीर का ध्यान तो रखेगी साथ में, लेकिन जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसका भी ध्यान रखेगी। मतलब कि अगर मान लो अमीर व्यक्ति है, ये एजुकेशन अफ़ोर्ड कर सकता है अच्छे स्कूल्स में।
ठीक है? एजुकेशन अफ़ोर्ड कर सकता है, हेल्थ केयर अफ़ोर्ड कर सकता है अच्छे से। तो जो गरीब व्यक्ति है, जो अपने लेवल पे ना तो एजुकेशन अफ़ोर्ड कर पा रहा होगा, ना हेल्थ केयर अफ़ोर्ड कर पा रहा, तो इसका ध्यान कौन रखेगा? सरकार। आप सबने देखा होगा गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स बने रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बने रहते हैं, ये सब क्या है? ये सब सोशलिस्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी के एग्ज़ाम्पल हैं ये। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट ये जो स्कूल्स हैं, इनमें फीस नहीं लगती है बिल्कुल भी, है ना? ज़ीरो फीस लगती है। ये किन के लिए है? कि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो पुअर पीपल हैं, ताकि इनका भी वेलफेयर हो सके और इन्हें भी जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे खाने को लेकर हो, ये सब चीज़ें मिल सके। खाना इनको फ्री मिलता है। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है सरकार सोशलिस्ट गवर्नमेंट होगी, वो हर व्यक्ति का ध्यान रखेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? और बाकी कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, कम्युनिज़्म क्या होते हैं, सोशलिस्ट क्या होते हैं, ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है, जो अपने नागरिकों का, हर नागरिक का ध्यान रखती है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। अमीर हो, अफ़ोर्ड कर पा रहा है तो वेल एंड गुड है। और अगर गरीब है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना? तो ये होता है सोशलिस्ट। अगले पे हम बढ़ते हैं जिसका है सेक्युलर। अगला जो कीवर्ड अच्छा जैसे आप समझे हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में कौन-कौन सी है? ये चाइना है, क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, ठीक है? नीचे आप कैपिटलिस्ट कंट्री देख पा रहे हो। कैपिटलिस्ट कंट्री कौन-सी होती हैं? जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करें, है ना? किसके लिए काम करें? प्रॉफिट के लिए, ठीक है? अब ऐसे समझ लो कि एक देश अगर कैपिटलिस्ट है, तो इसमें गरीब मतलब अपना कमाओ, अपना खाओ, सीधी-सी बात है। अगर गरीब होगा, तो वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, है ना? और बाकी सोशलिस्ट में क्या होता है कि अपना करो, अपना कमाओ, अपना खाओ, लेकिन अगर नहीं कमा पा रहे हो, तो आपका ध्यान कौन रखेगी? सरकार आपका ध्यान रखेगी, ठीक है? इसमें सरकार आपकी क्या है? गार्जियन होती है। कि पापा भी लोग होते हैं ना कि अगर बच्चा किसी मुसीबत में है, जब तक अपना कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो उसके पापा क्या करते हैं उसको हेल्प करते हैं, है ना? क्राइसिस में। तो गवर्नमेंट एज़ अ गार्डियन काम करती है, ठीक है? तो सोशलिस्ट कंट्री मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल्स और हेवीली रेगुलेट्स मेजर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड और जितने भी जो रिसोर्सेज होते हैं देश में, है ना? इन पे कौन कंट्रोल रखता है? गवर्नमेंट कंट्रोल रखता है। क्या सर प्राइवेट लोग नहीं रखते हैं? प्राइवेट भी रखते हैं, गवर्नमेंट भी रखते हैं। अरे बस इसमें दोनों रखते हैं तो इसलिए। अच्छा कैपिटलिस्ट में कौन रखते हैं? कैपिटलिस्ट में मेजरली मेजरली कौन रखते हैं? प्राइवेट होल्डर्स, जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो लोग कंट्रोल रखते हैं रिसोर्सेज पे। कम्युनिस्ट में कंप्लीटली गवर्नमेंट होती है, वहाँ किसी भी प्राइवेट जो है प्लेयर्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट एज़ अ गार्जियन काम करती है। अगला जो कीवर्ड हमारा है वो है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि किसी भी सेक्युलर का मतलब होता है कि हमारे देश का या इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारा देश है इंडिया, इसमें हर व्यक्ति फिर वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो हिंदुइज़्म का हो, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे वो जुडाइज़्म का हो, है ना? किसी भी रिलीजन का हो, वो रह सकता है। ठीक है? हर व्यक्ति अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए फ्री है और नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट या जो भारत सरकार है, वो किसी भी रिलीजन में इंटरफियर नहीं करेगी। वो किसी व्यक्ति को ये नहीं कहेगी कि आप ये धर्म अपनाओ या हमारे देश का ये ऑफिशियल रिलीजन है। जैसे पाकिस्तान का इस्लाम रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन है, वो इसी को बढ़ावा देगा। पर हमारे इंडिया का ऐसा कोई रिलीजन ऑफिशियल नहीं है कि हम इसी को बढ़ावा देंगे। ठीक है? किसी एक राजनेता के, किसी एक व्यक्ति के मत हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी धर्म को लेकर, पर हमारा जो संविधान है, वही कहता है कि हमारे देश का कोई ऑफ़िशियल रिलीजन नहीं है। हर व्यक्ति फ्री है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आपको मुस्लिम रिलीजन अच्छा लग रहा है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं, तो आपको हिंदुइज़्म अच्छा लग रहा है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? कोई हिंदू है, उसको अगर चर्च में जाना है, तो विज़िट कर सकता है। मुस्लिम मंदिर जाना चाहे, तो चला जा सकता है ना? तो गवर्नमेंट सभी को इक्वली ट्रीट करेगी, यानी गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी। आइडिया क्या है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स क्या है सेपरेट रहे और बेसिकली इंडिया ये भी कहता है कि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है लेकिन हम सारे रिलीजन को क्या करते हैं प्रमोट करते हैं ठीक है हम ये नहीं कहते कि हमारे देश में रिलीजियन जो है प्रैक्टिस नहीं होगा हम ये कहते हैं कि आप जिसको जो करना है वो करो हम सारे रिलीजन को क्या करेंगे प्रमोट करेंगे आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सेकुलर का मतलब है कि हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है बट हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और सबको हम एनकरेज करते हैं ठीक है तो ये है कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग साथ में रहें, जिससे क्या हो एक यूनिवर्सल फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड आए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई-भाई। अगला जो कीवर्ड है हमारा वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बेटा कि इन इंडिया पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इलेक्शंस। देखो बात को समझो, बहुत आसान भाषा में समझेंगे हम। देखो, हम बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में रह रहे हैं, ठीक है? अगर ये सब सोचें कि हम सब शासन करेंगे
हम सब रूल करेंगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यार 125 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में है, सबके सब कैसे रूल कर सकते हैं? तो एक सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा कि इन सब व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जाए और जो हमको क्या करे, रिप्रेजेंट करे। आ रही बात समझ में? तो वो क्या कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री। जैसे अभी हमारे कौन है? जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो ये हमारे क्या है? पीएम। ये सब रिप्रेजेंटेटिव हैं इस देश की जनता के। आ रही बात समझ में? अगर ये इंटरनेशनल फोरम पे अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो ये समझा जाएगा कि ये इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, ना कि किसी एक व्यक्ति का, है ना? क्योंकि इस व्यक्ति को इंडिया ने चुन के भेजा है, भारत की जनता ने चुन के भेजा है। आ रही बात समझ में? अच्छा, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? समझो ध्यान से। तो हमारा ये जो हेड है, हमारा कौन है? हेड। किसका हेड? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। भाई प्रधानमंत्री किसका हेड होता है? गवर्नमेंट का हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर इलेक्टेड है, तो वो देश कैसा होता है? डेमोक्रेटिक। बोलो बात समझ में आई? अगर सरकार का मुखिया हमारा हेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर इलेक्टेड है, अगर वो चुना हुआ व्यक्ति है, तो वो देश को कैसा हो जाएगा? डेमोक्रेटिक हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो वही कह रहे हैं कि वी चूज अवर लीडर्स एमपी एंड एमएलए थ्रू वोटिंग। और जैसे फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन होता है लोगों का गवर्नेंस में, ठीक है? तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारा इलेक्टेड है, सही बात है। तो हमारा देश कैसा है? डेमोक्रेटिक है। इसके साथ में अब एक छोटा सा माइनूट सा डिफरेंस है, वो रहेगा रिपब्लिक का। कि सर रिपब्लिक क्या है? तो मैंने कहा अब यहाँ आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक शब्द होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और एक शब्द है आपका यहाँ हेड ऑफ द स्टेट। मतलब सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा देखो बहुत ध्यान से सुनेंगे। हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हमारे जो सरकार है ना, जो रूल्स और रेगुलेशंस को एग्जीक्यूट करवाते हैं, फॉलो करवाते हैं, तो ये क्या है? सरकार। अगर इस गवर्नमेंट का हेड होता है प्रधानमंत्री, इस गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है? ये इलेक्टेड है, तो अगर पीएम इलेक्टेड है तो वो देश कैसा हो जाएगा? डेमोक्रेटिक। और हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? पीएम? नहीं। हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट यानी कि सरकार का मुखिया भले ही प्रधानमंत्री हो, लेकिन हमारे राज्य, हमारे देश का मुखिया कौन है? तो वो आंसर है प्रेसिडेंट। एक मिनट सर, एक मिनट, समझ नहीं आया। मैंने कहा सुनो, फिर से सुनो। कि अगर हमारे सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। क्या सर किस कोई एक ऐसा देश है जिसमें सरकार का मुखिया राष्ट्रपति हो? है, अमेरिका का है। लेकिन हमारे देश में सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। और अगर प्रधानमंत्री इलेक्टेड है, तो वो देश डेमोक्रेटिक है, जैसे कि हम आगे डिस्कस करते हुए आए पीछे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टेट के हेड की। तो स्टेट का हेड कौन है? प्रधानमंत्री? नहीं। स्टेट का हेड होता है रिपब्लिक, प्रेसिडेंट। स्टेट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। और अगर ये प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है, तो वो देश हो जाएगा रिपब्लिक। बोलो बात समझ में आई क्या? इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ये कहा कि अगर हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर, अगर इलेक्टेड है तो डेमोक्रेटिक। फिर अगला कहा कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट यानी कि हमारे राज्य का मुखिया, हमारे देश का जो मुखिया है, कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है? तो जवाब आया हाँ सर, होता है। अगर राष्ट्रपति इलेक्टेड है, इसका मतलब कि हमारा देश क्या है? रिपब्लिक है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, है ना? तो हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो ये इलेक्टेड है। ये कोई किंग और क्यून नहीं है। अगर ये होते तो हमारा देश कैसा होता? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जैसा ब्रिटेन का है, ठीक है? तो ब्रिटेन का अब एक मिनट के लिए ब्रिटेन का केस और समझते हैं। ब्रिटेन में क्या है कि जो पीएम है वो इलेक्टेड है। क्योंकि पीएम इलेक्टेड है, इसलिए उनका देश डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट वहां किंग है या क्यून है। तो वो देश रिपब्लिक नहीं है। अब जब वो देश रिपब्लिक नहीं है, तो वो उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कि वहां पे अभी भी राजा का शासन है। बोलो बात समझ में आई? पर राजा राजा जो है वो कैसे रूल करता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिपब्लिक डेमोक्रेसी में अंतर। अब हम समझते हैं आगे जस्टिस, है ना? ये जो शब्द लिखे हुए हैं जस्टिस, न्याय हमारे संविधान ने कितने टाइप के दिए हैं? तो न्याय हमारे संविधान ने दिए हैं 3 तरीके के। कौन कौन से? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। एवरीवन शुड गेट फेयर ट्रीटमेंट इन एवरी फील्ड। सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, है ना? कि हर व्यक्ति को एक फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, किसी भी फील्ड में हो। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना कास्ट के बेसिस पे। आप किसी भी जाति के हों, ठीक है? सो कॉल्ड अपर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के भी हों, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। किसी भी रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप सब बराबर हैं। ठीक है? आप किसी भी टाइप के जेंडर के हों, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी जेंडर के हों, सब आप बराबर हैं। तो ये सब कौन इंश्योर कर रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या था? फेयर इनकम।
फेयर इनकम का मतलब होता है कि हम जैसा काम करेंगे हमें उसी हिसाब से इनकम मिलेगी, है ना? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये जनरली बेसिकली वुमेन के लिए है ना? मतलब क्या जनरली ये देखा जाता है कि जो महिलाएँ होती हैं उनके कामों को कम आँका जाता है किसकी तुलना में? पुरुषों की तुलना में। यानी कि अगर कोई काम पुरुष कर रहा है और अगर एक वही काम को अगर महिला कर रही है तो उसको कम सैलरी मिलती है और पुरुष को ज़्यादा मिलती है। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि अगर आप इक्वल वर्क कर रहे हैं तो आपको इक्वल पे मिलेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कि आप चाहे फिर महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, ठीक है? तो इट मीन्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये भी आपको इकोनॉमिक जस्टिस मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद अगला जस्टिस कौन-सा है? पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि हम सबको क्या है? वोट देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है जैसा कंट्रीज़ में हमने देखा है, फ्रांस में देखा है पहले कि जो रिच सेक्शन है वही वोट कर सकता है, गरीब लोग वोट नहीं कर सकते हैं, महिलाएँ वोट नहीं कर सकती हैं, ऐसा हमारे देश में नहीं है। आप चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे महिला हों, चाहे पुरुष हों, कोई भी हों, बस आपकी एज 18 प्लस है तो आप वोट कर सकते हैं और इस देश के डिसीजन मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? और ना सिर्फ वोट कर सकते हैं, अगर आप विलिंग हैं, तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, है ना? बाकी आप एलिजिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, तो आप डेफिनिटली इलेक्शन लड़ सकते हैं, जैसे 21, 25 जो एज जैसे एमपी, एमएलए की एज 25 अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ फॉलो कर रहे हैं, तो आप अनडाउटेडली क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना? जो अभी डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में नहीं आया है। जैसे कुछ लोग अमीर हैं, शुरुआत से ही अमीर रहे हैं और कुछ लोग बहुत गरीब रहे हैं, ठीक है? तो इनको आगे बढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज़ हैं, ये खुद से ही आगे बढ़ जाएँगे। बाकी जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, जो गरीब लोग हैं, इनके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपने आप को इन लोगों के बराबर में ला सकें खुद को। तो सरकार चूँकि गवर्नमेंट कैसी है हमारी, अभी हमने पढ़ा था सोशलिस्ट। है ना? ये गरीबों का ध्यान रखेगी और इसी सोशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से गवर्नमेंट क्या करेगी? इन लोगों को आगे बढ़ाएगी। अब आगे कैसे बढ़ाएगी? तो जॉब्स में रिजर्वेशन देती है, ठीक है? और इसके बाद प्रमोशंस जो होते हैं जॉब के बाद, तो उसमें रिजर्वेशन देती है ताकि ये जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये भी सोसाइटी में आ सके, मेन स्ट्रीम में, और ये भी क्या है? कम्पीट कर सके। आ रही बात समझ में? तो आई होप आपको जस्टिस समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? थॉट की, कुछ भी सोचने की, जो हम सोचना चाहें। एक्सप्रेशंस, हम जो एक्सप्रेस करना चाहें, उसकी आज़ादी, बिलीफ की आज़ादी, फेथ की आज़ादी और हम वर्शिप की आज़ादी। तो इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के पास सोचने का अधिकार है, सोचने के लिए आज़ाद है, ठीक है? हर व्यक्ति बोलने के लिए आज़ाद है और हर व्यक्ति अपना कोई भी रिलीजन फॉलो करने के लिए आज़ाद है। मतलब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं सरकार की आलोचना करूँ, तो मैं फ्री हूँ बिल्कुल। मैं बोल सकता हूँ सरकार के खिलाफ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्म हिंदू रिलीजन में हुआ है। मैं चाहता हूँ अगर मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करूँ, तो मैं कर सकता हूँ। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है इस बात की। ऐसा नहीं है कि मेरा अगर किसी एक धर्म में जन्म हुआ है, तो हम सिर्फ़ उसी में रह जाएँगे, नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म अपनाया है। ठीक है, जन्म किसमें हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था हिंदुइज़्म में। तो भारत का संविधान आज़ादी देता है अपने रिलीजन को फॉलो, मतलब इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करने की, ठीक है? आप अपने ओपिनियन ऑनलाइन लिख सकते हैं, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप सरकारों की आलोचना कर सकते हैं, है ना? ये क्या होती है? इंडिविजुअल फ्रीडम। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी कौन-सी फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया है? इंडिविजुअल फ्रीडम को। बशर्ते ध्यान रखना है कि बोलते समय किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस ना पहुँचे, है ना? ऐसा नहीं बोलना है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव अपन बोलें कि मानहानि टाइप। बाकी हम आलोचना पॉजिटिव हम कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ किस इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, बराबरी, ठीक है? तो बराबरी किस चीज़ की? स्टेटस की और अपॉर्च्युनिटी की, है ना? सभी को बराबर अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, किसी को कम मिले। हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, ठीक है? सब कानून के सामने बराबर हैं और सभी को जीवन में बराबर चांसेस मिलेंगे। अगर कोई एक एग्ज़ाम का फॉर्म निकला है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ़ उसमें अमीर बच्चे ही फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं, उसमें गरीब व्यक्ति भी फॉर्म डाल सकता है। आपने देखा होगा वेरियस फॉर्म की जो फीस रहती है, अगर अमीर बच्चा होगा, जैसे जनरली देखा जाता है, जनरल कैटेगरी को अमीर कंसीडर किया जाता है। तो अगर इसकी फीस 1000 रहती है, तो एससी, एसटी की जनरली क्या करती है गवर्नमेंट, उन्हें पता रहता है ये गरीब सेक्शन है ना? अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है, तो इनकी फीस exempt कर देती है, माफ़ कर देती है कि आप फॉर्म भरें और आप
एग्जाम में अपियर करें, है ना? तो अ पुअर चाइल्ड एंड रिच चाइल्ड कैन सिट टुगेदर इन द सेम स्कूल। एक ही स्कूल में पढ़ सकता है अमीर और गरीब बच्चा, और दोनों के दोनों, चाहे अमीर हो चाहे गरीब बच्चा हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ सकता है, ठीक है? तो ये जो इक्वलिटी है, ये क्या सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हटा सकता है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये नहीं कि जैसे अगर आईएएस या ये बोले हम कि अगर यूपीएससी का एग्जामिनेशन है तो उसमें सिर्फ अमीर ही बैठेगा या उसमें सिर्फ गरीब ही बैठेगा, कोई भी बैठ सकता है, ठीक है? तो ये इक्वालिटी है स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आई होप हमने इतने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी। अब बचा हुआ हमारा फ्रेटर्निटी, एंड सून वी आर गोइंग टू एंड ऑन द वीडियो। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है यूनिवर्सल फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि हम सब कैसे हैं, भाई हैं आपस में, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, चाहे किसी भी स्टेट के हों, हम सब आपस में कैसे हैं, भाई हैं, हम यूनाइटेड हैं, ठीक है? तो चाहे हम कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हों, चाहे हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करते हों, ठीक है? चाहे हम किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हों, लेकिन सबसे पहले और सबसे बाद में हम कौन हैं? इंडियन हैं, ठीक है? और अगर जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सब कैसे हैं? यूनाइटेड हैं। तो ये जो फीलिंग है, वो क्या कहलाई जाती है? फ्रैटर्निटी। क्या कहलाई जाती है? फ्रैटर्निटी। तो फ्रैटर्निटी का मतलब होता है वी शुड फील ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग ऑल इंडियंस, कि हम तो सारे भारतीय कैसे हैं? भाई और बहन हैं। ठीक है? इट कीप्स इंडिया स्ट्रांग एंड यूनाइटेड। तो ये भारत को कैसा रखता है? मजबूत रखता है, और कैसा रखता है? यूनाइटेड रखता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, है ना? अब यहाँ जो है कि वे अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये लिखा हुआ है, अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ, है ना? तो भारत के संविधान का जो संविधान बनाया, कौन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, है ना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से लोग थे कि जिन्हें चुन के भेजा गया था, इलेक्ट करके भेजा गया था? तो इन लोगों ने संविधान बनाया, और संविधान बनाने के बाद खुद को ही समर्पित कर दिया, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी और ने बनाया हो फिर समर्पित किया गया हो हमारे ऊपर, नहीं, हमने बनाया और हमने खुद ही को ही समर्पित कर लिया। बेसिकली हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, उसी तरीके का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मली एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रॉट इट इनटू एन एक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, और इसे लागू भी कर दिया। लाइक व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड राइट रूल्स फॉर देयर क्लब, है ना, और वी ऑल एग्री टू फॉलो दिस, कि हम सारे दोस्त रूल बना लेते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। जनरली हम डेली बेसिस पे करते ही हैं, चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई सा भी खेल हो। इट शोज दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज बाय द पीपल, यह दिखाता है कि भारत का संविधान, है ना, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, और लोगों का संविधान है। लोगों का संविधान लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। आई होप आपको एक प्रियम्बल समझ में आ गया होगा। ये हम प्रियम्बल खत्म कर चुके हैं। अब एक छोटा सा फैक्ट बचा है, उसको अपन समझ लेते हैं। वो ये है कि ये जो कीवर्ड्स हैं वो दिए हैं, और ये दिया हुआ है सोर्स, है ना? कहाँ से इंस्पायर्ड है? जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो सोवरेन है वो कहाँ से? ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। सोशलिस्ट कहाँ से इंस्पायर्ड है? यूएसएसआर से, ठीक है? तो यूएसएसआर ये रसिया है आज के समय पे, है ना? 1991 के बाद ये टूट गया है। तो अब क्या है? कौन सा देश? रसिया। तो रसिया से इंस्पायर है सोशलिस्ट, अमेरिका से नहीं। सेक्युलर कहाँ से इंस्पायर है? फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडियल से, है ना? पर यहाँ थोड़ा-सा नोट करने वाली बात है, फ्रांस जो है वो नेगेटिव सेक्युलरिज़्म को फ़ॉलो करता है, यानी कि फ्रांस में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को फ़ॉलो करेगा, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। जबकि हमारे यहाँ क्या है? गवर्नमेंट प्रमोट करती है, ठीक है? तो ध्यान रखना, हम पॉजिटिव सेक्युलरिज़्म को अपनाते हैं। डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ है वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन और यूएसए से। रिपब्लिक कहाँ से लिए गए? फ्रांस और यूएसए से। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कहाँ से ली गई हैं? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। लिबर्टी कहाँ से ली गई है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इक्वलिटी, देखो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये तीनों की तीनों ली गई हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, है ना? ध्यान रखना। तो ये कहाँ से लिया है? अमेरिकन ट्रेडिशन वी द पीपल ऑफ। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो ये जो हमारे यूपीएससी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, और जो एकेडमिक्स के बच्चे हैं, है ना? तो अगर आप इतना भी समझ लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? इसके साथ में हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो द प्रीएम्बल टेल्स अस दैट ये संविधान हमें बताता है कि भारत फ्री है, फेयर है, इक्वल है, सभी को समान नज़रों से देखता है, समानता रखता है, और हम सब क्या हैं? यूनाइटेड हैं। वेयर पीपल रूल देमसेल्फ, जहाँ लोग ही शासन करते हैं, ठीक है? विद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। इसके साथ में हमारा चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।